नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। राजस्थान देश के 10 उन राज्यों में है जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहां साल के अंत में चुनाव होंगे और इसे लेकर राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस और मुख्य विपक्षी भाजपा दोनों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज भीलवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बीते 4 महीने में प्रधानमंत्री का यह तीसरा राजस्थान दौरा है और इस रैली से भाजपा पूर्वी राजस्थान और गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र को साधने की कोशिश करेगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के भीलवाड़ा जाएंगे। मोदी यहां भगवान देवनारायण के जन्म स्थान मालासेरी डूंगरी का दौरा भी करेंगे, जो गुर्जर समुदाय का एक पवित्र स्थल है। प्रदेश भाजपा के मुताबिक मालासेरी डूंगरी में भगवान देवनारायण के 1111वें प्रकट जन्मोत्सव पर पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गुर्जर समाज के प्रदेश भर से कई संतों को कार्यक्रम में बुलाया गया है। बीजेपी संगठन के कार्यकर्ता और गुर्जर समाज के सामाजिक कार्यकर्ता संयुक्त रूप से कार्यक्रम को बड़ा बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। बता दें कि पीएम मोदी के दौरे से राजस्थान के मालासेरी डूंगरी को देश में नई पहचान मिलने की भी उम्मीद है। साथ ही मोदी के इस दौरे से गुर्जर समाज को सामाजिक तौर पर भी बड़ा संदेश देने की कोशिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी रैली को संबोधित करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी है। वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भारतीय भावना के तहत कुल 19 देशों के 196 अधिकारियों और कैडेट्स को समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर इस वर्ष अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है। उस कार्यक्रम में पीएम मोदी एनसीसी के 75 वर्ष पूरा होने के मौके पर 75 रुपए मूल्य का एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। पीएमओ द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया है कि इस रैली में एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। बता दें कि पीएम मोदी ने बुधवार को नेशनल कैडेट कोर के एनसीसी कैडेट और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप युवा हैं, यह आपके लिए भविष्य बनाने का समय है। आप नए विचारों और नए मानकों के निर्माता हैं। आप नए भारत के अग्रदूत भी हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम के बाहरी इलाके नेवे याकूब स्ट्रीट पर एक पूजा स्थल में शुक्रवार को गोलीबारी की खबर सामने आई। इजरायली बचाव सेवा ने बताया कि यरूशलेम के पूजा स्थल में गोलीबारी हुई है। इस घटना में मरने वालों की संख्या 8 हो गई है और करीब 10 लोग घायल हैं। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। आधिकारिक बयान के अनुसार यह घटना रात 8:15 बजे हुई। यह हमला फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों द्वारा 9 लोगों के मारे जाने के एक दिन बाद हुआ है। पुलिस का कहना है कि यह गोलीबारी एक आतंकवादी हमला है। उन्होंने कहा कि गोलीबारी शुक्रवार शाम को पूर्वी यरूशलेम के उत्तरी हिस्से में हुई। पुलिस ने कहा कि आतंकवादी कार से पूर्वी यरूशलेम के उत्तरी हिस्से के पड़ोस में एक पूजा स्थल के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली इमारत पर पहुंचा और गोलियां चला दी। पुलिस ने बंदूकधारी का पता भी लगाया और उसे गोली मार दी। उन्होंने कहा कि हमने इस्तेमाल की गई पिस्तौल जब्त कर ली है। मैगन डेविड एंडोम बचाव सेवा ने कहा कि उसने चिकित्सकों ने घटनास्थल पर 5 पीड़ितों को मृत घोषित कर दिया और एमडीए स्टाफ ने कहा कि 70 साल की एक और 20 साल की एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और 14 साल के एक लड़के की हालत मध्यम रूप से गंभीर है। घायलों को अदाहास माउंट स्कोप अस्पताल ले जाया गया है। रक्षा मंत्री के कार्यालय ने कहा है कि रक्षा मंत्री योआव गैलेंट जल्द ही इजराइल रक्षा बल के चीफ ऑफ स्टाफ, इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के प्रमुख और अन्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक विशेष स्थिति का आकलन कर बैठक करेंगे।
वहीं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर बवाल लगातार जारी है और दिल्ली और कोलकाता में स्क्रीनिंग की जिद को लेकर हंगामे के बाद आज यानी कि शनिवार को मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में स्क्रीनिंग का ऐलान किया गया है। हालांकि संस्थान की तरफ से इसकी इजाजत नहीं दी गई है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में पढ़ने वाले छात्रों के एक ग्रुप प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फोरम ने प्रबंधन से कैंपस में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की इजाज़त मांगी थी और टीआईएसएस ने स्क्रीनिंग की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया था। बता दें कि इजाज़त न मिलने के बावजूद फोरम ने शनिवार को शाम 7 बजे डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने की घोषणा की। पीएसएफएफ ने कहा कि प्रबंधक का मानना है कि हम जो डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग है उसे नहीं होने देंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने डॉक्यूमेंट्री प्रसारित करने के खिलाफ कड़ा रुख भी अख्तियार कर लिया है। टीआईएसएस ने संस्थान के अंदर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग न किए जाने को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि संस्थान में ऐसी किसी भी स्क्रीनिंग और सभा की अनुमति नहीं है जो शैक्षणिक माहौल को बिगाड़ने और उसकी शांति और सद्भावना को खतरे में डाले। एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि ऐसा संज्ञान में आया है कि छात्रों के कुछ समूह देश के कुछ हिस्सों में अशांति पैदा करने वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की परिसर में स्क्रीनिंग करने की योजना बना रहे हैं। वहीं कुछ छात्र इस डॉक्यूमेंट्री के विरोध में कुछ विश्वविद्यालयों में सभा आयोजित करने की योजना भी बना रहे हैं। इस एडवाइजरी में छात्रों को ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने से बचने की सलाह दी गई है और कहा गया है कि यदि कोई भी छात्र इस प्रकार की गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से ठंड ने वापसी कर दी है। बता दें कि शुक्रवार को दिन भर चली ठंडी हवा के कारण न्यूनतम तापमान में सामान्य से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। 2 दिन पहले तक 10 डिग्री से ऊपर चल रहा न्यूनतम तापमान गिरकर 5.8 तक पहुंच गया। वहीं अधिकतम तापमान में भी सामान्य से 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। अब 28 जनवरी से नए पश्चिमी विक्षोभ के विकसित होने से 29 जनवरी को दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में बारिश की संभावना बनी हुई है। दिल्ली के रिज में शुक्रवार को पारा 4.1 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि मुंगेशपुर व लोधी रोड पर 4.6 व जाफरपुर में पारा 4.3 डिग्री दर्ज हुआ। हालांकि दिल्ली के मुकाबले में एनसीआर में ठंड से थोड़ी राहत जरूर रही। गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 7.1, फरीदाबाद में 9.1, गाजियाबाद में 8.3 और नोएडा में तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बता दें कि मौसम विभाग की माने तो शनिवार को भी लगभग ऐसा ही मौसम बना रहेगा। हवा के कारण सुबह शाम ठंड परेशान करेगी और अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहने की पूरी संभावना है।